चैप्टर 20 निशान और वादा। आर्या धीमी सांस के साथ अपनी गर्दन पर निशान को छू रही थी। इसकी उंगली हल्की रोशनी में निशान को ट्रेस कर रही थी। तुम पागल हो क्या? ये किया है? आर्या की आवाज गुस्से और शाक का मुरक्कब थी। कैफ सिर्फ उसे चुप सर्द नजर से देख रहा था, आंखें गहरी, जज्बात भरी, जैसे ये निशान सिर्फ उसके हकीकी एहसासात का सबूत हो। आर्या ने गुस्से में उसे इशारा किया कि जाओ और जोर से बोली, चलो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि घर वाले आ जाएं। कैफ धीरे से पर एतमाद के साथ बोला, जान, तुम घर वालों के पराये हो, वो तुम्हारी परवाह नहीं करते। आर्या को समझ नहीं आ रहा था, वो शाक में थी और सिर्फ इसकी आंखों में कंफ्यूजन और घबराहट थी। कैफ ने कुछ सेकंड सोचा, फिर अपनी आवाज धीमी की, मैं वादा करता हूँ जान, कल यही घर वाले तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में भेजेंगे। आर्या का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो शाक में थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि कैफ का मतलब क्या है। कैफ धीमी सी मुस्कुराहट के साथ आगे आया और इसकी माथे पर एक लंबी किस दी। आर्या की सांस रुक सी गई, दिल तेज धड़क रहा था। कैफ इसे छोड़कर जा रहा था, मगर फिर एक पल के लिए पीछे मुड़ा और इस निशान को धीरे से देखा, जैसे वो सिर्फ अपनी यादों के लिए है। फिर कैफ ने दरवाजा खोल दिया, वो दरवाजा जो उसके घर वालों ने लॉक कर दिया था। आर्या हैरत में बस देख रही थी कि कैफ कैसे दरवाजा खोल रहा है, और फिर वो दरवाजा खिला ही रह गया। जैसे ही कैफ वहां से चला गया, आर्या बस वहीं जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, कैफ की सारी बातें, इसका जुनून और ये सब जज्बात समझने की कोशिश कर रही थी। कमरे में अब सिर्फ खामोशी थी, मगर इस खामोशी में भी कैफ का जुनून, इसका प्यार और नशा की शिद्दत हर जगह महसूस हो रही थी। आर्या धीमी सांस के साथ अपने जज्बात को समझने की कोशिश कर रही थी, और इसका दिल अब भी कैफ के हर लफ्ज और हर जज्बे के साथ धड़क रहा था। चैप्टर 21 रिंग बॉक्स। कैफ के जाने के बाद आर्या धीरे धीरे बेड की तरफ देखती है। इसकी नजर उस जगह पर रुकती है जहां कैफ पहले बैठा था। बेड के एक कोने में एक छोटा सा रंग बॉक्स पड़ा होता है। आर्या का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। ये वही अनुभूति है जो कैफ ने कैफे में प्रपोज करते वक्त दिया था और जिसे आर्या ने उस वक्त इनकार कर दिया था। अब वो बॉक्स वहाँ खामोशी से पड़ा हुआ था, जैसे कैफ चाहता हो कि आर्या दोबारा इसके बारे में सोचे। आर्या धीरे से बॉक्स उठाती है, इसकी उंगलियों से हल्की सी गर्माइश महसूस होती है। इसका दिमाग पूरी रात सिर्फ एक बात में उलझा रहता है, कैफ की आंखों में जो प्यार और जुनून देखा था, क्या वो वाकई उसके लिए था? वो अनुभूति को अपनी उंगलियों के बीच घुमाती है, दिल में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। इसने सोचा, कल मैं कैफ के पास जाऊंगी, आराम से बात करूंगी और ये रंग उसको वापस कर दूंगी। रात के खामोश लम्हों में आर्या अपनी सोच में खो जाती है। हर पल कैफ के हर लफ्ज, इसकी आंखें, इसका जुनून, सब उसके जहन में घूमते रहते हैं। इसका दिल थोड़ा धड़कता है, थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक छोटी सी तसल्ली भी महसूस होती है, ये फैसला सही है। इस रात आर्या धीरे धीरे रंग को अपनी गोद में रखकर बेड पर लेकर सो जाती है। इसके ख्वाब कैफ और इसकी शिद्दत के साथ भर जाते हैं। बॉक्स अब इसकी उंगलियों के पास है, जैसे कोई छोटी सी याद जो उसे याद दिलाती है कि कल कैफ से मिलना है और सच्चाई के साथ सब कुछ समझा जाएगा। रात का अंधेरा और खामोशी आर्या के कमरे में छाई हुई है, लेकिन उसके दिल में एक मोहब्बत और जज्बात का उजाला भी रोशन होता है। वो सोचती है, कल कैफ के पास जाऊंगी और फिर सब कुछ आराम से सामना करूंगी। और इस सोच में
आर्या धीरे धीरे गहराई से सो जाती है। रंग बॉक्स इसके साथ और कैफ का जुनून इसके जहन में घूमता रहता है। चैप्टर 23 राज से रूबरू। मरकजी दरवाजे से बाहर कदम रखते ही आर्या के कदम रुक गए। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठ गई। इसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। इसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो कैफ से मिलेगी कहाँ? वो इसके बारे में जानती ही क्या थी? ना इसका कोई पता, ना कोई ठिकाना। खबरों में बस इतना सुना था कि वो शहर के खतरनाक तरीन लोगों में शुमार होता है। गैर कानूनी कारोबार, काले धंधे और ताकत की ऐसी दुनिया जहां इसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। आर्या के होंठ कपकपाए। मैं इससे बात कैसे करूंगी? मैं इसे ढूंढूंगी कैसे? ये सोचते सोचते वो वहीं मरकजी दरवाजे के पास बैठ गई, सर झुका हुआ, आंखें खाली। अचानक उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कल रात खिड़की के पास बैठे हुए महसूस हुआ था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आर्या की सांसें तेज हो गईं। इसने इधर उधर देखा। सड़क आम सी थी, लोग आ जा रहे थे, सब कुछ मामूल के मुताबिक। मगर वो एहसास खत्म नहीं हो रहा था। और फिर एक ख्याल बिजली की तरह इसके जहन में आया। कैफ को कल कैसे पता था कि घर वाले मुझे बंद करके खाने पर गए हैं, कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये सोचते ही आर्या फौरन खड़ी हो गई। इसकी आंखों में खौफ और शक उतर आया। वो गौर से चारों तरफ देखने लगी। हर गुजरने वाला शख्स अब इसे मशकूक लगने लगा था। कोई तो है जो मुझ पर नजर रखे हुए है, कोई है जो मेरी एक एक खबर कैफ तक पहुंचा रहा है। आर्या के कदम खुद ब खुद चलने लगे। वो इधर उधर घूम कर देखने लगी, हर कोने को, हर साए को। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये यकीन बनता जा रहा था कि वो अकेली नहीं है। कोई था जो बहुत करीब था और जो सब कुछ देख रहा था। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये अब सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक यकीन बनता जा रहा था। कोई है जो काफी वक्त से मुझ पर नजर रखे हुए है। इसने गर्दन मोड़ मोड़ कर चारों तरफ देखा। गली के नकड़, खड़े दरख्त, सामने बनी हुई दुकान, हर जगह इसकी नजरें दौड़ने लगीं। वो चंद कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। इसे ऐसा लगा जैसे किसी की नजर इस पर आकर ठहर गई हो। आर्या ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। सादा कपड़े, चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा खबरदार, जैसे वो सिर्फ खड़ा नहीं था, जैसे वो इंतजार कर रहा था। आर्या के दिल में सनसनी दौड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चली, फिर अचानक दूसरी तरफ मुड़ी। वो आदमी भी हिला। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। आर्या के कदम रुक गए। इसने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत किया। यही है, यही वो शख्स है, वो जिसकी मौजूदगी कल रात भी महसूस हुई थी और आज भी। आर्या ने जानबूझकर एक दुकान के सामने जाकर खड़े होने का बहाना किया। शीशे में अपना अक्स देखने के साथ साथ पीछे का मंजर भी। वो आदमी अब भी वही था, ना बहुत करीब, ना बहुत दूर, बिल्कुल इतना फासला जितना नजर रखने के लिए काफी होता है। आर्या का दिल कांप गया। ये शख्स मेरी हर खबर रखता है और ये सब कैफ तक पहुंचता है। इसने आहिस्ता से कदम पीछे हटाए, आंखें झुकाएं, लेकिन दिमाग पूरी तरह होशियार था। अब वो सिर्फ डरी हुई लड़की नहीं थी, अब वो जानना चाहती थी कि ये आदमी कौन है और कब से इसकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। खामोशी में सिर्फ एक बात वाज़ेह थी, आर्या की जिंदगी पर नजर कब की रखी जा चुकी थी और ये खेल अब शुरू हो चुका था। आर्या ने दिल मजबूत किया और सीधा इस आदमी की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो आदमी चौंका जब आर्या उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। आर्या की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। आवाज सख्त
और सीधी थी। मुझे सब पता है, तुम कैफ के लिए काम कर रहे हो। वो आदमी एक लम्हे के लिए साकत रह गया। चेहरे पर हैरत साफ नजर आने लगी। आर्या ने एक कदम और करीब आकर कहा, अब मेरी बात सुनो, मुझे कैफ से मिलना है, मुझे इसके पास लेकर चलो। वो आदमी बेख्तियार बोल पड़ा, आपको मालिक से मिलना है। इसने फौरन जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे किसी को इत्तिला देने वाला हो। आर्या की नजर फौरन इसके हाथ पर गई। अगले ही लम्हे इसने सख्त लहजे में कहा, नहीं, किसी को खबर नहीं करनी। वो आदमी रुक गया। आर्या की आवाज और भी सख्त हो गई। आर्या ने दिल में सोचा कि अगर उसने कैफ को ये मिलने वाली बात बता दी तो वो दोबारा मेरे घर आ जाएगा, और मुझे ये नहीं चाहिए। वो आदमी कुछ कहने ही वाला था कि आर्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मेरे पास वक्त नहीं है, या तो मुझे अभी इसके पास ले चलो या फिर रास्ते से हट जाओ। आर्या के चेहरे के तासुरात इतने सख्त थे कि इस आदमी ने मजीद कुछ कहने की हिम्मत ना की। इसने आहिस्ता से सर हिलाया, चलिए। वो मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। आर्या एक लम्हे के लिए रुकी, फिर इसके पीछे चल दी। दिल में खौफ भी था, गुस्सा भी, और एक अजीब सा यकीन भी। अब वो भाग नहीं रही थी, अब वो खुद कैफ के करीब जा रही थी, और ये रास्ता वापसी का नहीं था। आदमी आर्या को लेकर शहर के एक खामोश मगर शानदार इलाके में दाखिल हुआ। ऊंची दीवारें, भारी गेट, और इस गेट पर लगे हुए सियाह लोहे के नक्शवाओ निगार, जैसे किसी बादशाह की सल्तनत का ऐलान कर रहे हूँ। गेट खिला। आर्या की नजरें खुद ब खुद फैल गईं। ये तो एक हवेली थी, सफेद पत्थर की बनी हुई, वसी, बावकार, और अजीब बात ये थी कि इसकी खूबसूरती में भी एक खामोश खौफ छुपा हुआ था। आर्या चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। कैफ कहाँ है? इसने धीमी मगर सख्त आवाज में पूछा। आदमी ने सर झुका लिया। मालिक उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। आर्या का दिल एक लम्हे को सुकून में आया, और अगले ही लम्हे बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम रखने लगी। लंबे हाल, ऊंची छतें, दीवारों पर लगी हुई पुरानी तस्वीरें, जिनमें ताकत, जंग और खून की कहानियां छपी थीं। आर्या उन सब में खोसी गई। लेकिन फिर एक आवाज, मध्यम, दर्द भरी, जैसे किसी ने चीख को जबरदस्ती दबा रखा हो। आर्या के कदम रुक गए। ये आवाज, इसका दिल तेज धड़कने लगा। वो आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा वाज़ेह, ज्यादा बेबस। आर्या का दिल जोर से धड़का। वो आवाज हवेली के इस हिस्से से आ रही थी जहां रोशनी कम होती जा रही थी। बेसमेंट नहीं, इसने खुद से कहा, लेकिन इसके कदम इसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। आर्या आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ दिल और जोर से धड़कने लगा। सीढ़ियां नीचे उतरते ही हवा बदल गई, भारी, नमदार और खौफ से भरी हुई। और फिर इसने वो मंजर देखा। आर्या की सांस रुक गई। के अंदर लोहे की सलाखें, कैद खाने, उनके अंदर लोग, कई लोग, कुछ दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। चेहरे जर्द, आंखें खाली, कुछ जमीन पर पड़े थे, बेहोश, या शायद इससे भी बदतर, कुछ दर्द से कराह रहे थे। सांसें आ खड़ी हुई, जैसे हर सांस उन पर भारी हो। आर्या के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, इसके मुंह से बस यही निकला, ये सब क्या है? इसका दिमाग सुन्न होने लगा, दिल जैसे सीने में टूटने लगा हो। ये वो दुनिया थी जिसका जिक्र सिर्फ खबरों में होता है, और वो इसके बिल्कुल दरमियान खड़ी थी। अचानक इसे याद आया, कल रात कैफ की आंखें, इसकी खामोशी, इसकी शिद्दत। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। ये सब कैफ का है? इसने कपकपाती आवाज में खुद से पूछा। वो दीवार के साथ लग गई ताकि गिर ना जाए। इस लम्हे
आर्या को एहसास हुआ वो सिर्फ एक ताकतवर आदमी नहीं था, वो एक ऐसी दुनिया का मालिक था जहां इंसान भी सौदे की चीज होते हैं। और वो खुद इस दुनिया के दरवाजे के अंदर कदम रख चुकी थी। बेसमेंट की खामोशी में सिर्फ कराहों की आवाजें थीं और आर्या का दिल पहली बार हकीकी खौफ से लरज रहा था। ये रास्ता वाकई वापसी का नहीं था। आर्या का सर जोर जोर से घूमने लगा। इसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। सांसें बेतरतीब थीं, दिल जैसे सीना फाड़कर बाहर आना चाहता हो। वो एक कदम पीछे हटी, फिर दूसरा, और अचानक वो बेसमेंट से बाहर की तरफ भागने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए इसके कदम लड़खड़ाए, दीवार का सहारा लिया और आखिरकार हवेली के हाल में आकर रुक गई। रोशनी, खली फिजा, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं हुआ। वो तेज तेज सांस लेते हुए वापस उसी आदमी के पास पहुंची जिसके साथ वो यहाँ आई थी। ये सब किया था। आर्या की आवाज कांप रही थी, आंखों में खौफ और गुस्सा इकट्ठा था। वो आदमी एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर नजरें झुका लें। मुझे अफसोस है, इसने धीमी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता था कि बास यहाँ मौजूद नहीं है। आर्या की नजरें इस पर जम गईं। वो आदमी फौरन बोला, अभी बास का फोन आया है। आर्या का दिल एक झटके से डूबा। वो आपके घर में हैं। ये सुनते ही आर्या के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्या की आंखें फैल गईं। इसके जहन में एक ही नाम गूंजने लगा, कैफ। मुझे हुक्म मिला है आपको साथ लेकर आने का। चंद लम्हे आर्या कुछ नहीं बोली। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जहन में बेसमेंट के मनाजिर, कैद लोग और कैफ की आंखें सब एक साथ घूमने लगे। कैफ इसके घर में था, उसी घर में जहां वो खुद को महफूज समझती थी। आर्या ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, दिल मजबूत किया और आहिस्ता से कहा, चलो। इसके कदम कांप रहे थे, मगर वो रुक नहीं रही थी। वो आदमी आगे बढ़ा और आर्या खामोशी से इसके पीछे चल दी। वो जानती थी जो कुछ भी आगे होने वाला है, वो इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और कैफ अब मजीद इंतजार नहीं कर रहा था। Chapter 24 The Price of Silence। अचानक घर के बाहर गाड़ियों की आवाजें आने लगें। एक नहीं, कई गाड़ियां। गेट खोलकर सब गार्ड्स और कैफ अंदर आया। उसके साथ कई गार्ड थे। सब खामोश लेकिन खतरनाक लग रहे थे। ड्राइंग रूम में बैठे सब लोग एकदम साकत हो गए। कैफ को देखकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। मिस्टर रहीम घबरा कर खड़े हुए। कैफ साहब, आप यहाँ कैसे? फिर वो खड़े होकर कैफ को बैठने का बोलते हैं। कैफ ने पूरे कमरे पर नजर डाली और फिर सोफे पर बैठ गया। फिर सीधा मिस्टर रहीम को देखा। मिस्टर रहीम कैफ से हिचकिचाते हुए कहने लगे, आपने घर आने की जहमत की। मैं कुछ दिनों में आपका कर्जा देने आने ही वाला था। कैफ के तासुरात अब भी सर्द ही थे। मैं यहाँ मामूली से कर्ज के लिए नहीं आया, मैं आर्या के बारे में बात करने आया हूँ। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। आंटी ने फौरन आर्या का नाम सुनकर एक दूसरे को देखा। कैफ ने सीधी बात की, मुझे आर्या चाहिए। मिस्टर रहीम चौंक गए। ये क्या कह रहे हैं आप? कैफ ने सर्द आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर वो आगे बढ़ा और मेज पर एक फाइल रख दी। तुम बैंक के भी कर्ज में फंसे हो और मेरा कर्जा तो पहले से ही है, सब जानता हूँ मैं। मिस्टर रहीम के हाथ कांपने लगे। फिर कैफ ने एक नजर पूरे कमरे पर डाली, फिर चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगा। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए। और ऊपर से काफी रकम भी दूंगा। अब वहाँ सबकी आंखों में डर की जगह लालच साफ नजर आ रहा था। कैफ ने आहिस्ता कहा, बस आर्या के बदले। कमरे में खामोशी छा गई।
मिस्टर रहीम ने एक लम्हा सोचा, फिर सर हिला दिया। कैफ ने गार्डस को देखा। तैयार रहो। और इस लम्हे आर्या की किस्मत खामोशी से बीच दी गई। आर्या जब इस आदमी के साथ घर वापस पहुंची, तो दरवाजे के अंदर कदम रखते ही इसकी नजर कैफ पर पड़ी, और उसी लम्हे इसके जहन में तहखाने का मंजर एक झटके से वापस आ गया। वो खून, वो दर्द भरी आवाजें, वो कैद लोग। आर्या का दिल जोर से धड़का। इसके अंदर गुस्सा और नफरत एक साथ भड़क उठे। वो बगैर रुके सीधी कैफ की तरफ बढ़ी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्या ने गुस्से में चीख कर पूछा। कमरे में मौजूद सब लोग सन्नाटे में आ गए। मिस्टर रहीम फौरन बोल उठे, आर्या, तहजीब से बात करो, ये कौन सा तरीका है? लेकिन आर्या उस वक्त किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। इसने पलटकर सीधा मिस्टर रहीम की तरफ देखा। आप दरमियान में मत बोली। उसकी आवाज सख्त थी, आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। पूरा कमरा और ज्यादा खामोश हो गया। कैफ आर्या को गौर से देख रहा था। ना हैरत, ना गुस्सा, बस एक गहरी खामोश नजर। फिर इसने आहिस्ता से हाथ उठाया और अपने मुहाफिज को इशारा किया। बस एक इशारा। अगले ही लम्हे मुहाफिज आगे बढ़े। मिस्टर रहीम, आंटी और बाकी सबको बाहर ले जाने लगे। ये क्या हो रहा है? आंटी घबरा कर बोली, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। चंद लम्हों में कमरा खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ दो लोग थे, आर्या और कैफ, और वो गुस्सा जो अब खामोशी में बदल चुका था। कमरा खाली हो चुका था, दरवाजा बंद, खामोशी गहरी। आर्या वहीं खड़ी थी, गुस्से से सांस तेज थी। कैफ ने आहिस्ता कदम आगे बढ़ाया। जान, उसकी आवाज गहरी और पुरसुकून थी। कल मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत का निशान दिया था ना? आर्या ने नजरें नहीं उठाई। कैफ ने बात जारी रखी, और वादा भी किया था कि आज यही घर वाले तुम्हें खुद मेरी दुनिया में भेजेंगे। ये कहते हुए वो आर्या के और करीब आ गया, इतना करीब कि इसकी सांस आर्या की गर्दन से टकराने लगी। कैफ की नजर आर्या की गर्दन पर गई। वो निशान साफ नजर नहीं आ रहा था। कैफ ने गौर से देखा, फिर दोबारा। इसकी आंखें तंग हो गईं। तुमने उसे छुपाने की कोशिश की है। कैफ की आवाज में हल्का सा गुस्सा था। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। कैफ ने हाथ उठाकर आहिस्ता से इसकी गर्दन के पास उंगली रखी, जहां निशान था। जान, उसकी आवाज अब नरम नहीं रही थी। मेरा दिया हुआ निशान छुपाया नहीं जाता। वो आर्या के कान के पास झुका। दोबारा मेरा कोई निशान छुपाने की कोशिश मत करना। इसके अल्फाज धीमे थे, लेकिन उनमें जुनून था। आर्या का दिल जोर से धड़क रहा था। कैफ ने एक लम्हे के लिए निशान को देखा, जैसे वो इस पर अपना हक दोबारा जता रहा हो। कमरे में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी मोहब्बत से ज्यादा जुनून से भरी हुई थी। चैप्टर 25 कैद या किस्मत। आर्या ने एक कदम पीछे हटकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ कैफ। ना आज, ना कल। कैफ की आंखों में लम्हा भर के लिए खामोशी उतरी। फिर वो आहिस्ता सा मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ खतरे की अलामत होती है। तुम जाओगी? वो पुरसकून मगर हतमी लहजे में बोला। कल। आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कल। कैफ ने घड़ी की तरफ एक नजर डाली, फिर आर्या की आंखों में आंखें डालकर कहा, कल हमारा निकाह है। वो अल्फाज किया। आर्या की आवाज कांप गई। तुम पागल हो गए हो? मैंने कब हाँ की? कैफ एक कदम और करीब आया। मैं चाहूँ तो अभी उसी लम्हे निकाह कर लूँ। उसकी आवाज धीमी मगर जहर भरी थी। लेकिन मैं तुम्हें एक दिन दे रहा हूँ आर्या, सोचने के लिए। आर्या की आंखों में आंसू आ गए।
और अगर मैं कल भी कबूल ना करूं? चंद सेकंड खामोशी। फिर कैफ ने हाथ उठाया। इसने आर्या के चेहरे पर आते हुए बालों को नरमी से एक तरफ किया। उंगलियां इसकी कनपटी को छू गईं। तो भी वो इसके बिल्कुल करीब झुककर बोला, तुम मेरी ही होगी। आर्या की सांस रुक सी गई। चाहे कबूल करो या ना करो, उसकी आवाज में नरमी नहीं थी, सिर्फ हक जताने का जुनून था। फर्क सिर्फ इतना होगा, कैफ ने सरगोशी की, कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्जी से मुझे कबूल करो। वो पीछे हटा, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, कल तक का वक्त है जान, फैसला तुम्हारा होगा। कैफ इसके सामने खड़ा था, साकत, पूरा सुकून, मगर इस सुकून के नीचे एक तूफान छुपा हुआ था। तुम डर रही हो? कैफ ने आहिस्ता पूछा, मगर उसकी आवाज में सवाल कम और दावा ज्यादा था। आर्या ने नजरें उठाई। मैं डरती नहीं हूँ कैफ, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। कैफ अब एक कदम और करीब हुआ और आर्या की आंखों में देखने लगा। फिर कहा, मुझे तुम्हारा डर नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। ये सुनते ही आर्या एक कदम पीछे हुआ और कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कैफ फिर से एक कदम करीब हुआ, फिर से आर्या की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तुम नहीं भी करो प्यार, अगर फिर भी मेरी ही हो तुम अब सारी जिंदगी के लिए। मुझे नफरत है इस तरीके से जिस तरह तुम फैसले करते हो। आर्या ने फिर से पीछे होते हुए कहा। कैफ के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंखें सख्त हो गईं। फैसले। वो एक कदम और करीब आया। जान, ये फैसले नहीं थे, ये हिफाजत थी। आर्या ने तल्खी से हंसा। हिफाजत या कैद? मेरे घर वालों को खरीद लेना, मेरी जिंदगी का सौदा करना, ये मोहब्बत नहीं होती। कैफ का चेहरा लम्हा भर के लिए बदल गया। आंखों में चमक सी आई, खतरनाक और गहरी। तुम अभी मेरी मोहब्बत नहीं समझ सकती, वो धीमी मगर काटदार आवाज में बोला। मैं वो शख्स हूँ जो छीनता है, और तुम्हें मैंने चुन लिया था पहली बार मिलने में ही। आर्या का दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। तो फिर सुन लो कैफ, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे उठाकर अपनी दुनिया में रख लो। चंद लम्हों की खामोशी, फिर कैफ ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इसके चेहरे को नहीं, बल्कि उसके दिल की सिमत इशारा किया। ये दिल। वो करीब झुककर बोला, ये पहले ही मेरी सरहद में आ चुका है आर्या, तुम मानो या ना मानो फर्क नहीं पड़ता। आर्या की आंखों में नमी उतर आई, गुस्सा, बेबसी और उलझन एक साथ। मैं तुमसे नफरत करनी चाहिए। उसकी आवाज लर्जी। फिर भी तुम हर जगह मेरे दिमाग में क्यों हो? ये सुनते ही कैफ की आंखों में वही जुनून लौट आया, जो खामोश नहीं रहता, क्योंकि अब तुम्हारी खामोशी भी मेरी है, इसने धीरे से कहा। और ये सिर्फ शुरुआत है जान। कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में आर्या को साफ महसूस हो रहा था, ये जंग अब भागने की नहीं रही थी, ये जंग दिल और इख्तियार की थी। और कैफ ये जंग हारने के लिए बना ही नहीं था। दिल में सिर्फ एक सवाल के साथ, ये निकाह इसकी कैद होगा या इसकी तकदीर?